हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्लेटों के बारे में हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लेटें हैं वे किस प्रकार की गति करती हैं। तो जो प्लेटें हैं वे 3 प्रकार की गति करेगी। एक है अपसारी गति, एक अभिसारी गति और एक समानांतर गति। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपसारी और अभिसारी के बारे में बताया है, लेकिन अब हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो अब हम शुरू करेंगे अपसारी प्लेटों से। जब अपसारी गति प्लेटें करती है तो वो क्या करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। अब मतलब दूर जाती है। ठीक है, तो ऐसी गति में जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे जो प्लेट हैं वो एक प्लेट होगी जैसे महाद्वीपीय प्लेट, एक है महासागरीय प्लेट। जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट है जो एक दूसरे से दूर जाएगी। हमने पढ़ा था जब पेंजिया था, मतलब पूरा वर्ल्ड एक पेंजिया था, तो क्या था, वो एक ही था। लेकिन जब उसमें विस्फोट हुआ तो वो जो उसका भाग था वो एक दूसरे से अलग हुआ, तो वह प्लेटें ही थी जो एक दूसरे से अलग हुई। और जिसके कारण क्या हुआ, जो ये हमने पढ़ा था यूएसए का नॉर्थ पार्ट, एक साउथ पार्ट, फिर यूरोप का पार्ट, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट। तो जो यूरोप का पार्ट था और इंडो ऑस्ट्रेलियन का पार्ट था और अफ्रीका का पार्ट था और यूएसए का पार्ट था, तो ये दोनों प्लेटें, मतलब एक भारी भारी प्लेटें, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब अलग हुए थे तो उसके बीच में क्या बना था, हमारा अटलांटिक सागर। हेरी हेरिस ने इसकी खोज की थी। जो अटलांटिक सागर है उसके बीच में जो है जब प्लेटें एक दूसरे से अलग हुई, मतलब जो यूएसए की प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से अलग हुई, हमने इसको मान लिया है यूएसए की प्लेट और इसको मान लिया है यूरेशियन प्लेट। जो यूरेशियन प्लेट है या यूएसए की प्लेट है, उनमें से एक जो प्लेट है वो उसका घनत्व जो था वो कम था, जिसके कारण वे नीचे जिसका अबडक्शन हो गया, और अबडक्शन होने के कारण क्या हुआ, वहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हुआ। और वो जो मैग्मा था वो एकदम से नहीं निकला, वो निकलना शुरू हुआ दरारों के रूप में। 10-20 सालों में ऐसी संरचनाएं बनी कि यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी, जिससे हेली हेरिस ने देखा कि यहाँ पे मध्य कटक बना हुआ है। क्या देखा उसने, जब वो केबल बिछा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब वो वहाँ से केबल बिछा रहा था उसने मध्य कटक को ही देखा था ना। तो ये जो मध्य कटक है ये प्लेटों की अपसारी गति के कारण बनी थी। जो मध्य अटलांटिक में पर्वतों की एक श्रृंखला हमें दिखाई देती है वो अपसारी प्लेटों की गति के कारण बनी थी, जो यूएसए की प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अलग होने के कारण बनी थी। ठीक है, तो ये है अपसारी प्लेट का उदाहरण। इसी तरह हम देखते हैं जो अपसारी प्लेट का हमने देख लिया, एक होती है समानांतर गति। प्लेटों की जो है वो समानांतर गति में आप कुछ नहीं याद रखना, बस 2 चीज़ें याद रखनी। जो प्लेटों की समानांतर गति है उसके कारण क्या होगा, आपका जो भूकंप है वो तीनों प्रकार की गतियों में आएगा। लेकिन जो ज्वालामुखी है, मान लीजिए 2 प्लेटें हैं, एक ये वाली प्लेट है वो ऊपर की ओर गति कर रही है और ये वाली है जो नीचे की ओर गति कर रही है, मतलब एक दूसरे की ऐसे समानांतर गति कर। अब मैंने अपने हाथों को ऐसे किया, मतलब ये ऊपर लेके गई और इसको या आगे पीछे लेके आई, तो इसमें क्या हुआ, दोनों का कोई भी मेल मिलाप नहीं हुआ। लेकिन जब हम अपसारी पढ़ रहे थे तो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही थी, क्या हो रही थी, मतलब ये पास है और ये दूर जा रही है, तो तनाव हो रहा है, मतलब इनके बीच में जो है तनाव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जो ये समानांतर गति है तो इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं हुआ, तो किसी भी प्रकार की प्लेट का इसका सबडक्शन यानी प्लेट एक दूसरे के नीचे नहीं धंसेगी, जिसके कारण ये नीचे नहीं धंसेगी तो ज्वालामुखी का जो मैग्मा है संवहनीय धाराओं के कारण और यहाँ पे दरार पड़ने के कारण जो मैग्मा बाहर निकलना था वो नहीं निकलेगा, जिसके कारण जो समानांतर प्लेटें हैं वहाँ पे
ज्वालामुखी नहीं आएंगे। लेकिन जब ये एक आगे पीछे गति करेगी, इसके कारण भूकंप जरूर आएगा। भूकंप क्या होगा? भूकंप आता रहेगा, आएगा, लेकिन जो ज्वालामुखी है वो नहीं आएगी। ठीक है, ज्वालामुखी नहीं रहेगी। इसके बाद है हमारी अभिसारीय प्लेटें। अभिसारीय प्लेटों में हम देखेंगे, जो अभिसारी प्लेटें हैं उसको हम कई प्रकार की गतियों से डिवाइड करें। मुझे पता है आपको ये बिल्कुल भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, मिरर इफेक्ट होने के कारण आपको ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो हैबिट है वो मेरी बोर्ड पे पढ़ाने की, तो वो ऐसे ही कंटिन्यू है। बस आप आइडिया लगाते रहिए, जो मैं बोल रही हूँ वही मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये अभिसारी प्लेटें। अभिसारी प्लेटों में क्या होगा? एक ऐसी गति होगी जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराएगी। ठीक है, एक में होगा महासागरीय और महासागरीय प्लेटें टकराएगी, लेकिन एक में क्या होगा? महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराएगी। जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी तो क्या होगा? तो जो हमने अभी सारी में एग्जाम्पल पढ़ा था महाद्वीपीय प्लेट का, उसका अपोजिट एक और वहीं पे स्ट्रक्चर बनता है, महाद्वीपीय आपको याद होगा कि आप बचपन में जब किसी भी वर्ड को 2 बार लिखते थे तो उसको ऐसे लिख देते थे, महाद्वीपीय, और उसको इसके पीछे 2 लिख दिया, तो इसका मतलब होता था 2 बार। इसलिए स्पीच का में मैंने भी ऐसा ही किया है। ठीक है, समझ लेना इसको। ये है हमारा यूरोप, ये है हमारा अफ्रीका। तो ये जो है, ये है हमारी इस साइड वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये सॉरी, ये जो है ये यूएसए का ईस्टर्न पार्ट है, यूएसए का ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट है, और ये ईस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न नहीं, ये ईस्टर्न बनाना था, मुझे याद रखना। तो जो प्रशांत इसके एरिया में, मतलब यहाँ से और यहाँ से जब प्रशांत महासागरीय प्लेट आएगी, ये राउंड पृथ्वी गोल है, आपको पता है। जो प्रशांत महासागर है वो यूरोप के पिछले सिरे से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये सर्कल बन जाएगा महासागर जो है। तो आप इसको ईस्टर्न मान के चले और इसको वेस्टर्न मान के चले, इसको ईस्टर्न मान के चले, तो हमारा यहाँ पे जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट आप देख सकते हैं। जो बीच में ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये जो कॉन्टिनेंट प्लेट है, यूएसए की प्लेट है, तो यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीका की प्लेट है, इनसे टकरा रहा है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकरा रही है। सॉरी, मुझे आपको महासागर और महाद्वीपों के बारे में बताना था। जो महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? जो प्रशांत महासागर के पास हम अग्नि मेखला देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे ज्वालामुखी आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रशांत महासागर की प्लेट है, वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से टकरा के ज्वालामुखी का निर्माण कर रही है, जिसके कारण यहाँ रिंग ऑफ फायर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराएगी, क्योंकि महासागरीय प्लेट जो है वो अधिक घनत्व वाली है, और महाद्वीपीय प्लेट जो है, मान लें ये हमारी महाद्वीपीय प्लेट है, और ये हमारी महासागरीय प्लेट है। ये कम घनत्व, ये अधिक घनत्व वाली है, इसकी मोटाई अधिक है, इसका घनत्व अधिक है। जब इसका
घनत्व अधिक होगा जब ये एक दूसरे से टकराएगी, अभिसरण होगा इनका। तो यहाँ पे ये जो मोटी मतलब ये महासागरीय प्लेट है, इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये धंस जाएगी, और धंसने के कारण एक स्तर आएगा जब यहाँ पे मैग्मा है, जो हमने देखा था कि पृथ्वी के जो नीचे वाली प्लेटें हैं वहाँ पे पानी उबलता रहता है और संवहनीय धाराएं आती है। संवहनीय धाराओं के कारण जो मैग्मा है वह ऊपर आएगा, और ऊपर आके यहाँ वैली ऑफ जोन से थोड़ा थोड़ा दरारों के रूप में निकलना शुरू होगा। क्या होगा ये? वैली ऑफ जोन। तो यहाँ से महासागरीय और महासागरीय प्लेटें जब टकराएगी तो यहाँ से उत्पन्न होगा हमारा ज्वालामुखी। यहाँ बहुत भारी विस्फोट होगा। तो ये इस प्रकार से टकरा के प्रशांत महासागर की अग्नि मेखलाओं का निर्माण करेगी। ये तो मैंने आपको दो प्लेटों के बारे में बताया। जब प्रशांत महासागरीय प्लेट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की प्लेट से टकराएगी तो हर जगह ये इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न करेगी, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। इसके बाद है हमारा महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट। हमने पढ़ा था कि जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, और यहाँ था ये थी यूरेशियन प्लेट, इसके साथ ही था ये था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये थी यूरेशियन प्लेट। जो ये एक दूसरे से टकराए थे, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यूरेशियन प्लेट भी एक कॉन्टिनेंटल है और इंडो ऑस्ट्रेलियन। जब ये एक दूसरे से टकराए थे तो किसका निर्माण हुआ था? नवीन वलित पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ था। तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये तो दोनों कॉन्टिनेंटल है, तो इसमें से घनत्व किसका अधिक होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन इनमें से भी जो प्लेटें हैं वे सभी एक समान नहीं है। यूरेशियन प्लेट एक बड़ी प्लेट है, तो इसमें ऐसा मान सकते हैं कि इसका घनत्व लगभग अधिक हो। तो जो यूरेशियन प्लेट है वे उसका सबडक्शन होगा, अबडक्शन होगा, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत अबडक्शन होगा, और ये धीरे धीरे दरारों के रूप में मैग्मा बाहर निकलेगा, और धीरे धीरे मैग्मा बाहर निकलने के कारण एक विशालकाय पर्वत का निर्माण होगा। क्या होगा? पर्वत का निर्माण होगा। जब वो विशालकाय पर्वत का निर्माण होगा तब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? हिमालय का। इसके बाद हम याद करेंगे कि हमारी महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से क्या होगा। जो हमारी महासागरीय और महासागरीय प्लेट है, ये भी दोनों महासागरीय प्लेट है, इनका घनत्व अधिक होता है, ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन इनमें से किसका घनत्व अधिक है? कौन सी एक दूसरे के बीच धंसेगी? तो जिसका घनत्व इनमें से जिसका घनत्व अधिक होगा तो वो प्लेट जो है धंस जाएगी। उसका क्या होगा? अबडक्शन होगा, सबडक्शन नहीं होगा। सबडक्शन कब होगा? जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से टकराएगी और महासागरीय प्लेट जो है नीचे धंस जाएगी तो उसका सबडक्शन होगा। लेकिन जब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय या महासागरीय और महासागरीय प्लेटें टकराती है, थोड़ा धंसने की वजह से उसको अबडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अबडक्शन होगा। मान लें ये प्लेट का घनत्व अधिक है इस प्लेट के कंपैरिजन में, तो इसका क्या होगा? सब अबडक्शन होगा। क्या होगा? अबडक्शन। और इसके कारण क्या होगा?
जब महासागरीय और महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने किनारों पे, मतलब यहाँ से फिर बेनी ऑफ जोन बनेगा, यहाँ बेनी ऑफ जोन, ज्वालामुखी का जो मैग्मा है यहाँ से निकलना, बाहर निकलना शुरू होगा, फिर यहाँ से बेनी ऑफ जोन बनेगा, ठीक है। और ये जो है धीरे धीरे इस प्रकार के पर्वतों को बड़ा करती जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये वो तो पानी में ही जो है पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और जब ये पर्वत पानी से बाहर दिखाई देने लग जाते हैं तो हम इनको द्वीप बोलने लग जाते हैं। और इस प्रकार के द्वीप जो है समुद्र के किनारे किनारे हमें देखने को मिलते हैं। जो ये किनारे किनारे हमें ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो द्वीप देखने को मिलते हैं, इस प्रकार की संरचना को हम अटोल्स बोलते हैं, क्योंकि ये किनारे किनारे पर ये यहाँ ऐसे ऐसे, तो इसको क्या नाम देंगे हम, अटल्स, क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जो समुद्र में है जब से बन रहा था वो तो हमें दिखाई नहीं दिया, ये धीरे धीरे बाहर निकले तब जाके हमें इसका हिस्सा दिखाई दिया, ठीक है। ये है अटल्स, ये ज्वालामुखी के कारण होती हैं। एक हम आगे जाके परवालों के भी अटल्स पढ़ेंगे। जो लक्षद्वीप है वो एक परवाल से बना हुआ अटल्स है, ये ज्वालामुखी से बनी हुई अटल्स है, ठीक है, अटल्स। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने पहले एक टॉपिक है भूकंप, उसके बारे में अध्ययन कर लिया था, उसका उद्गम केंद्र, अभी केंद्र, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। भूकंप कैसे आते हैं, रीज़न क्या रहता है, उसका प्रभाव क्या रहता है, ये हम पढ़ लिए हैं। तो जो भूकंप है उसमें से एक दो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि क्या रहता है, क्योंकि ये प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। ये भूकंप प्लेटों की गति का प्रभाव है, इसलिए इस टॉपिक में आया हुआ है। जो भूकंप है उसको हम दो प्रकार के पैमाने से मापते हैं, एक है रिएक्टर पैमाना और दूसरा है मर्कली पैमाना। जो रिएक्टर पैमाना है उसको 0 से 10 के बीच में मापते हैं। इसमें जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप किस तीव्रता से आ रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा या किस तीव्रता से आएगा। लेकिन जो मर्कली पैमाना है उसमें हम ये मापेंगे कि भूकंप ने आकर नुकसान कितना किया, उसको हम 0 से 8 के बीच में मापेंगे। तो 0 से 4 के बीच में भूकंप होता है आएगा वो सामान्य भूकंप होगा, किसके, मर्कली पैमाने पे। लेकिन जो 0 से 6 के बीच में होगा वो खतरनाक भूकंप होगा, खतरनाक। लेकिन जो 6 से 8 के बीच में होगा वो अति खतरनाक होगा। लेकिन जो 8 से ऊपर होगा वे विनाशकारी भूकंप होगा। अब ये देखो, हम ना ये क्यों देख रहे हैं कि रिएक्टर पैमाने पे भी तो तीव्रता माप सकते हैं, तो मर्कली पैमाने की खोज करने की क्या जरूरत है। लेकिन क्या होता क्या है, हम वुमेन सेल्फिश है, मैंने आपको बताया था। वुमेन ये देखता है कि मेरा नुकसान कितना हुआ। तो ऐसे एरिया पे भूकंप आ गया, मान लो जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ना वहाँ कोई पेड़ पौधा है ना कोई जीव जंतु, ऐसे एरिया पे भूकंप आ गया, तो रिएक्टर में पैमाने तो ने तो ये बोल दिया कि 10 की पावर में भूकंप आया है, मतलब 10 पैमाने का भूकंप आया है, मतलब बहुत ही विनाशकारी भूकंप हुआ ये तो। लेकिन हमारा नुकसान कितना हुआ, हमारा नुकसान तो 0 हुआ, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन जब मर्कली पैमाने पे मापेंगे हम, अगर 8 से ऊपर मतलब 10 तक अगर भूकंप आएगा तो वो विनाशकारी होगा, लेकिन 0 से 4 के बीच में होगा तो वो सामान्य रहेगा। तो इसलिए हमें मर्कली पैमाने की खोज करनी पड़ी, ठीक है। और हम भूकंप में क्या देखेंगे कि भूकंप आते कैसे कैसे हैं। एक हमने पढ़ा प्लेटों की अपसारी, अभिसारी और समानांतर गति, तीनों गतियों से भूकंप जो है आते हैं। दूसरा ह्यूमन रीजन में हम देखते हैं जो भूकंप है वो जब परमाणु विस्फोट करते हैं, हम मतलब कोई भी परमाणु परीक्षण करते हैं या परमाणु किसी देश पे छोड़ते हैं, तो वहाँ के एरिया पे धड़ाम से आवाज़ आती है और बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है उस भूखंड का। तो उसके कारण क्या होगा, भूकंप आएगा, दरारें पड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरा रीजन रहेगा खनन, जो हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि रेड होल माइनिंग से बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई।
जैसे ऐसी कोई सुरंग है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके रोज़ मजदूरों ने थोड़ा थोड़ा होल के रूप में यहाँ सुरंग में खनन निकालना शुरू किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ये इतना खोखला हो गया कि सुरंग इसके ऊपर पड़ गई। मतलब जो मजदूर अंदर पड़े हुए थे, या वैसे ही यहाँ पे कोई भी नहीं हो, तब भी ये जो सुरंग थी खोखली होके धड़ाम से नीचे गिर गई। तो इससे क्या हुआ, भारी मात्रा में जब नीचे की ओर पृथ्वी पे कुछ चीज़ पड़ेगी तो उसका जो होगा, पृथ्वी हिलने लगेगी और इसके कारण क्या आएगा, भूकंप आएगा, तिरंगे उत्पन्न होगी। जब कोई भारी चीज़ पृथ्वी के नीचे गिरेगी तो भूकंप आने की संभावना बढ़ेगी और तिरंगे उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये हो गया खनन के कारण। एक होता है हाइड्रोस्टोपिक भूकंप। हाइड्रोस्टोपिक भूकंप में क्या होता है, मान लीजिए ये नदी है, नदी पे हमने यहाँ बना ली बांध, क्या होता है, डैम बना लिया हमने यहाँ पे। डैम के इस पार जो है वे बालू के कण पड़े हैं। बालू के कण जो है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ आगे तो डैम है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ तो बालू के कण फैल जाएंगे, क्योंकि उसमें वो अपने अंदर क्या कर लेंगे, वाटर को ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व करने के कारण ये फैल जाएंगे। तो फैलने के कारण है जो ये एरिया है, इस पर प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालने के कारण क्या होगा, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा इस वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर डैमेज होगा, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा। तो ये था हमारा भूकंप। और भूकंप के कारण जो है हमारे नुकसान भी होते हैं और इससे हमें कुछ एक फ़ायदा भी होता है। नुकसान क्या रहेगा, जान मान की हानि होगी, इंडस्ट्रियल एरिया ख़राब हो जाएगा। अगर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया पे भूकंप आ गया तो वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई थी, उद्योग थे, वे ख़राब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और लोगों की जो वहाँ पे जॉब लगी हुई थी वे बेरोज़गार हो जाएंगे। बेरोज़गार हो गए तो जो समाज है उसमें असंतोष फैल जाएगा और असंतोष फैलने के कारण क्या होगा, वे अपराधों को, नक्सलवाद की ओर झुकेंगे, अपराधों की ओर झुकेंगे। ठीक है, वे चोर चक्के करना शुरू कर देंगे जब तक उनको जॉब नहीं मिलेगी या कोई और इनकम का सोर्स नहीं मिलेगा। तो ये था इसका नकारात्मक पहलू। लेकिन इसका जो हमें फ़ायदा होगा भूकंप का, वो क्या होगा, एक तो हमें खनन के बारे में पता चलेगा। मैंने बताया कि जो भूकंप आएगा, जब दरारें उत्पन्न होगी तो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ है, जो पृथ्वी के अंदर कुछ चीज़ है, बहुत ही मूल्यवान धातुएं पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, वो निकल के बाहर आ जाएगी। एक बार हमने पढ़ा था, मतलब न्यूज़पेपर में आया था कि जो राजस्थान में एक किसान था, उसने सुबह उठ के देखा कि उसके एरिया में भूकंप आया था। उसने सुबह अपने खेतों में जाके देखा तो बहुत ही बड़ी चांदी की प्लेट उसके खेत में दिखाई दी। तो उसने सोचा कि ये तो मेरी है, लेकिन जो भारत सरकार है उसको पता लगते ही वो उसको उठा के ले गई। तो ऐसा है कि जो भी कीमती धातुएं हैं, अगर भारत के किसी भी एरिया पे निकलती है तो वो खुद किसी भी निजी प्राणी की नहीं होती है, वे भारत सरकार की होती है। तो आज के बाद अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलें आपके घर में या खेत में या कहीं पे भी आपके पर्सनल एरिया पे, तो वो उस पर आपका अधिकार नहीं होगा, वो भारत सरकार की होगी। ठीक है, तो ये तो थी भूकंप के फ़ायदे। एक भूकंप का फ़ायदा क्या है, मैंने बताया था, आपने पी तिरंगे, एस तिरंगे और एल तिरंगों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या किया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए भूकंप की पी, एस और एल तिरंगों का अध्ययन किया था। तो जो पी तिरंगे, एल तिरंगे थी, वे लिक्विड एरिया में नहीं जा रही थी भूकंप के। तो इसके कारण क्या पता चला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चला, है ना। तो ये भी हमारा फ़ायदा होगा कि भूकंप की वजह से हमें पृथ्वी के जो अंदर वाले इंटरनल पार्ट है उसका पता चल रहा था। तो आगे का टॉपिक हमारा है सुनामी। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक जो ज्वालामुखी का टॉपिक है उसमें आकृतियाँ भी बनेगी, ज्वालामुखी के रीज़न भी पता चलेंगे, उसके बारे में मैंने ज़्यादा आपको पहले बताया नहीं है, तो उसको कल वाली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, केवल ज्वालामुखी पढ़ेंगे। आज एक सुनामी वाला टॉपिक और कर लेते हैं। सुनामी जो है ये जापान का शब्द है और इसका अर्थ होता है तरंगीय ज्वार। लेकिन बहुत सारे लोग तरंगीय ज्वार के अर्थ से
ये सोचने लग जाते हैं कि ये ज्वार भाटा के कारण आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सुनामी है वह ज्वार भाटा के कारण नहीं आता, ये भी एक भूकंप का ही रीज़न है। इसलिए हम इसको भूकंप के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। जब भूकंप 3 से 5 सेंटीमीटर के 3 से 5 की तीव्रता पे और 100 किलोमीटर की कम गति से आता है, किसी ऐसे एरिया पे आता है जहाँ पे समुद्री एरिया है और वहाँ पे भूकंप 3 से 5 की गति पे तीव्रता पे और 100 किलोमीटर से कम गति पे आया, तो वहाँ पे सुनामी आने की प्रबल संभावना हो जाएगी। क्या कंडीशन बोली मैंने? एक तो 3 से 5 की तीव्रता हो और 100 किलोमीटर की इससे कम गति पे हो, और कहाँ पे हो? समुद्री एरिया पे, तो वहाँ पे सुनामी आ सकता है। जो सुनामी है वो तटीय एरिया पे और समुद्री एरिया पे, समुद्र के अंदर वाले पार्ट पे अलग अलग प्रभाव डालता है, अलग अलग प्रकार से आता है और अलग अलग प्रभाव डालेगा। जो तटीय एरिया है, यहाँ पे जो सुनामी आएगा उसमें क्या होगा? जो सुनामी की तिरंगे होगी वे तो ऊंची होगी, लेकिन जो इसकी आवृत्ति है ये कम, लंबे, इसकी जो लंबाई है वो कम होगी, लंबाई कम होगी और ऊंचाई अधिक होगी। ठीक है, लेकिन जब ये मिड में आएगा, समुद्र के बीच में आएगा, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कम रहेगी। ऐसे करके जो ऊंचाई है, मतलब ये ऐसे रहेगी थोड़े थोड़े, लेकिन ये ऐसे आएंगे, ऐसे। यहाँ पे ये कैसे आ रहे? ऊपर ज़्यादा आ रहे। यहाँ पे ये कैसे आ रहे? अंदर की ओर लंबे ज़्यादा आ रहे। लंबाई अधिक होगी, ऊंचाई कम होगी। तटीय एरिया पे लंबाई अधिक, ऊंचाई अधिक होगी, लंबाई कम रहेगी। ठीक है, ये हो गए इसके दो प्रकार भूकंप के, मतलब सुनामी के। और जो सुनामी है इसका जो प्रभाव पड़ेगा, इसके दो प्रभाव पड़ेंगे। एक तो सुनामी आने के कारण जो समुद्री एरिया के तटीय एरिया है वहाँ पे बाढ़ आएगी, और दूसरा वहाँ पे जल भराव होगा। कहीं कहीं पे बाढ़ नहीं आई लेकिन पानी भर गया, वैसे जो मैदानी भाग है उस पर पानी भर जाएगा। और तीसरा एक होगा जल और मलबे का भराव, मतलब सुनामी आई और जो नीचे गिरी, फिर मतलब पानी का एक बहुत सारा पार्ट ऊपर उठा और फिर नीचे गिरा, तो अपरदन हुआ, और जो अपरदन हुआ वो फिर से पानी ऊपर उठा और साथ में मलबा ऊपर उठा और किसी मैदानी भाग में फिर से गिरा, तो क्या हुआ? अपरदन के साथ जो मलबा था वो मैदानी भाग में गया, तो क्या हुआ? अब मलबे का जो एक मैदानी एरिया में है वो भराव हो गया है, तो ये होगा मलबे का भराव। ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़े? बाढ़ आई, जल भराव और मलबे का भराव। तो ये थी आज की क्लास, और आपने ध्यान से समझा होगा इसको। भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और प्लेटों की गति के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। आपको समझ ना आए तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, और मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मुझे आता नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे से दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना, तो आप मुझे कमेंट में ऐसे लिख दीजिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ। मैं आपको जीएस के कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। अगर आप चाहें तो आप फ्री में, अगर यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जीएस से कोई भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेरे पास कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री वाली स्कीम का, यानी जो चैनल पे चल रही है, तो उसका फ़ायदा उठा सकें और आपके साथी भी पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।